आज है 9 जनवरी और दिन है सोमवार। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। हमारा ये चैप्टर है आनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी। इसमें 92 क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग दो पार्ट में करेंगे। एक में इस चैप्टर को कर देते हैं और दूसरे में इनके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर देंगे। आनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी, इसको डिस्कस करेंगे। आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जीनी अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग को पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम डीएनए अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित करके वांछित जीनों वाले टुकड़ों को अलग करते हैं। फिर इन वांछित टुकड़ों को वाहक डीएनए अणुओं से जोड़कर ऐसे पुनर्संयोजित डीएनए अणु बनाते हैं जिनका कि पूंजीकरण क्लोनिंग द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके। इस विधि से प्राप्त पूंजीकृत जीनों का विविध प्रकार से उपयोग किया जाता है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रायः जीन लाइब्रेरी, जीन चिकित्सा एवं आनुवंशिक रूप से परिवर्तित जीवों को उत्पन्न करने के लिए लाभदायक है। ध्यातव्य है कि आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीवों को पारजीनी भी कहा जाता है। इसको समझेंगे। ये क्या है? ये है आपका इंसुलिन उत्पादन हेतु जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग। जीवाणु प्लाज्मिड डीएनए का एक छोटा खंड से होगा। प्लाज्मिड का रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा खंडन। मानव में इंसुलिन उत्पन्न करने वाले जीन का प्लाज्मिड में निवेशन। अभियांत्रिकृत प्लाज्मिड का पोषी जीवाणु में निवेशन, जीवाणु में विभाजन तथा इंसुलिन उत्पादन का प्रारंभ। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। एक जीवाणु की सभी सामान्य गतिविधियों का नियंत्रण इसके गुणसूत्र और जीन के छोटे छल्ले पर निर्भर करता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक अलग जीव के डीएनए जीन को प्लाज्मिड से जोड़ा जाता है तथा इस डीएनए युक्त प्लाज्मिड को पोषी जीवाणु में प्रविष्ट कराकर एक जीवाणुज क्लोन बनाया जाता है, जिससे एक नया पदार्थ प्राप्त किया जाता है। उल्लेखनीय है कि PBR 322 एक कृत्रिम प्लाज्मिड है जिसे बोलीवर तथा रोड्रीगेज ने तैयार किया था। इसे जीन अभियांत्रिकी में वेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से टुकड़ों में खंडित तथा डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से इन टुकड़ों को परस्पर जोड़ा जा सकता है। इसके द्वारा किसी कोशिका में जिन्स की हेराफेरी अर्थात जोड़ा हटाया या उसकी मरम्मत की जा सकती है। इसके फलस्वरूप जीवधारी के बाह्य लक्षणों को इच्छा अनुसार उत्पन्न किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को सर्वप्रथम नाथन्स एवं स्मिथ ने हेमोफिल्स इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणुओं से प्राप्त किया था, जिसके लिए इन्हें वर्ष 1978 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किसी जीव से वांछित जीनों का विलगन, क्लोनन तथा किसी अन्य जीव में उनका स्थापन पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी कहलाता है। इस प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही अनुक्रम है आनुवंशिक पदार्थ की पहचान एवं पृथक्करण, डीएनए का विखंडन, इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण, रुचि वाले जीन का परिवर्धन, डीएनए खंड को वाहक में जोड़ना, पुनर्योगज डीएनए का पोषी कोशिका जीव में स्थानांतरण, बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति, प्रवाहिका प्रक्रिया। ध्यातव्य है कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा प्रायः किसी जीवाणु या सूक्ष्म जीव के जीन को उच्चतर जीवों में स्थानांतरित किया जाता है। डीएनए प्रत्येक मानव कोशिका के केंद्रक में विद्यमान होता है। डीएनए का मुख्य कार्य आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण एवं उनका प्रेषण है। डीएनए की दो रज्जुकों से युक्त संरचना उसे इस कार्य हेतु सक्षम बनाती है। डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक,
MHF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में जीन अणु DNA का कुंडलीदार सर्पिलाकार सीढ़ी सदृश विन्यास प्रस्तुत किया। इसके अनुसार एक सीढ़ी की भांति DNA का अणु सीधा नहीं होता बल्कि सर्पिलाकार सीढ़ी सदृश अर्थात द्विकुंडलिनी संरचना के रूप में होता है। एक DNA कुंडली में एक पूरा घुमाव 3.4 नैनोमीटर लंबा होता है। इस पूरे घुमाव में 10 क्षारक युग्म होते हैं तथा प्रत्येक क्षारक युग्म परस्पर 0.34 नैनोमीटर की दूरी पर होते हैं। द्विकुंडलित DNA अणु का व्यास 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डॉक्टर वाटसन, फ्रांसिस क्रिक एवं मॉरिस विल्किंस को संयुक्त रूप से वर्ष 1962 का चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उल्लेखनीय है कि जेम्स डेवी वाटसन अमेरिकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है जो जीन संरचना की खोज के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। ध्यातव्य है कि आर्थर कॉर्नबर्ग ने सर्वप्रथम DNA को अंतःपात्र में बनाया था। मानव शरीर की असंख्य कोशिकाएं शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से बने युग्मज के अनगिनत विभाजन से बनती है। इस आदि कोशिका में माता और पिता द्वारा प्रदत्त गुणसूत्रों की संख्या समान होती है तथा इन गुणसूत्रों को विशेष आनुवंशिक गुणों को प्रदान करने वाला एक कारक DNA है। मनुष्य के DNA में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं जिनका अनुक्रम भिन्न भिन्न होता है, परंतु एक मनुष्य की सभी कोशिकाओं में इनका अनुक्रम समान होता है जो उस मनुष्य एवं उसके वंश के संबंधियों के समान ही होता है। इस कारण एक व्यक्ति विशेष को अन्य व्यक्तियों से अलग किया जा सकता है। नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम के आधार पर किसी व्यक्ति के पहचान की विधि को DNA के फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इस तकनीक का विकास वर्ष 1985 में सर एलेक जेफ्रेज ने किया था। इस तकनीक का प्रयोग न्यायालयी विश्लेषण, पैतृक आनुवंशिकता निर्धारण, संकटापन्न प्राणियों के रक्षण आदि में किया जाता है। इस पद्धति में किसी व्यक्ति के जैविक अंशों जैसे रक्त, बाल, वीर्य, लार आदि के द्वारा उसके DNA की पहचान की जाती है। ध्यातव्य है कि भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर लालजी सिंह का नाम इस तकनीक से जुड़ा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1983 में DNA फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में एक लड़की की हत्या का मामला हल किया गया था। DNA अनुक्रम द्वारा आनुवंशिक रोगों जैसे अल्जाइमर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मियोटोनिक डिस्ट्रॉफी तथा जीनों की अक्षमता एवं उनमें उत्पन्न दोषों के चलते होने वाली कई बीमारियों का कारण ज्ञात कर उनका उपचार संभव हो सकता है। जीव मितीय पहचान किसी व्यक्ति के गुणों या विशेषताओं के आधार पर कंप्यूटर की सहायता से उसकी पहचान निर्धारित करने का एक तरीका है जिसका प्रयोग पहचान, प्रवेश, सुरक्षा व अन्य संवेदनशील मामलों में होता है। बायोमेट्रिक इंस्टीट्यूट के अनुसार बायोमेट्रिक पहचान के निम्न प्रकार हैं: DNA मिलान, कान के आकार के आधार पर, परितारिका के आधार पर, दृष्टिपटल के आधार पर, चेहरे की पहचान, अंगुली छाप आधारित, अंगुली के 3D ज्यामितीय विन्यास के आधार पर, व्यक्ति की चाल के आधार पर, हाथ की ज्यामितीय विशेषताओं के आधार पर, गंध के आधार पर, टाइपिंग के अनोखेपन पर आधारित, वाक अभिज्ञान पर आधारित, हथेली की नसों के विन्यास के आधार पर। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण जीवों, मुख्यतः सूक्ष्म जीवों या जीवों द्वारा उत्पन्न पदार्थों या जैव प्रक्रियाओं के औद्योगिक स्तर पर उपयोग को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। आनुवंशिक इंजीनियरिंग से वर्तमान समय में जैव प्रौद्योगिकी का अप्रत्याशित विस्तार हुआ है। किसी भी जीवधारी से उसके जैसा हूबहू जीवधारी प्राप्त किया जाए तो इसे क्लोन कहते हैं। ये अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो सभी संदर्भों में अपने मातृ जीव के समरूप होते हैं। क्लोन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। डॉली नामक भेड़ के क्लोन का जन्म स्कॉटलैंड स्थित रोजलिन इंस्टीट्यूट में 5 जुलाई 1996 को इलान विल्मुट, कीथ कैंपबेल और उनके सहयोगियों के प्रयास से संभव हुआ था।
वयस्क कायिक कोशिकाओं से जन्मा यह विश्व में किसी क्लोन स्तनधारी जीव का प्रथम क्लोन था। डॉली को पारंपरिक क्लोनिंग तकनीक द्वारा विकसित किया गया था, न कि पात्रे निषेचन द्वारा। इसके लिए डॉली की मां की स्तन ग्रंथियों से प्राप्त एक कोशिका के केंद्रक को दूसरी मादा भेड़ के अंड में प्रविष्ट कराया गया, जिसका केंद्रक हटा दिया गया था। इस कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप अनेक कोशिकाएं बनी, जिससे भ्रूण का निर्माण किया गया। इस भ्रूण को दूसरी कोखदाई भेड़ के गर्भाशय में स्थापित किया गया, जिससे डॉली नामक मेमने का जन्म हुआ, जो आनुवंशिक रूप से पूर्णतः अपनी मां, जिसकी स्तन कोशिका से केंद्रक लिया गया था, के समान थी। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (NDRI) करनाल के वैज्ञानिकों ने फरवरी 2009 में विश्व में भैंस के पहले क्लोन बछड़े समरूपा को विकसित किया था। NDRI के ही वैज्ञानिकों ने जून 2009 में भैंस के दूसरे क्लोन गरिमा तथा अगस्त 2010 में गरिमा 2 का जन्म कराने में सफलता प्राप्त की थी। जनवरी 2013 में गरिमा 2 ने महिमा नामक एक स्वस्थ मादा बच्चे को जन्म दिया था। उल्लेखनीय है कि दुबई स्थित ऊंट प्रजनन केंद्र में दुनिया की पहली मादा क्लोन ऊंट वर्ष 2009 में विकसित की गई थी। इस क्लोन ऊंट का नाम इन जॉर्ज रखा गया था। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने विश्व में प्रथम प्राइमेट्स के क्लोन को सफलतापूर्वक विकसित किया है। झोंग झोंग तथा हुआ हुआ नामक क्लोन बंदर को ठीक उसी प्रकार विकसित किया गया जिस प्रकार प्रथम स्तनी क्लोन डॉली को विकसित किया गया था। मनुष्य का शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना हुआ है तथा कोशिकाओं के अपने कार्य होते हैं। स्टेम कोशिका विभाजित होने के बाद भी पुनः पूर्ण रूप धारण कर लेती है, जबकि अन्य कोशिकाएं विभाजन होने पर क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। स्टेम कोशिका से शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं को निर्मित किया जा सकता है, अर्थात इनसे शरीर के किसी अंग की कोशिका तैयार हो सकती है। स्टेम कोशिका को वैज्ञानिक प्रयोग के लिए स्रोत के आधार पर भ्रूण, वयस्क तथा कॉर्ड ब्लड में बांटा जाता है। अधिकांश स्टेम कोशिकाएं भ्रूण से प्राप्त होती हैं। इन्हें जन्म के समय ही सुरक्षित रखना होता है। इन मौलिक कोशिकाओं के अनुसंधान को लेकर काफ़ी विवाद है। कारण यह है कि विकास के प्रारंभिक चरण में मानव भ्रूण से इन कोशिकाओं को प्राप्त करने के दौरान भ्रूण नष्ट हो जाता है। इसलिए नैतिकता के आधार पर इस तरह के अनुसंधानों का विरोध होता रहा है, किंतु वर्तमान में इसके वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर ली गई है, जिसमें भ्रूण को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। गर्भनाल का रक्त, दांत, अस्थि मज्जा आदि स्टेम कोशिकाओं के अविवादास्पद स्रोत है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न रोगों के निदान के लिए स्तंभ कोशिका का प्रयोग किया जा सकता है। इसकी सहायता से कॉर्निया प्रत्यारोपण में और हृदयाघात के कारण क्षतिग्रस्त मांसपेशियों के उपचार में सफलता मिल चुकी है। उल्लेखनीय है कि अस्थि मज्जा से प्राप्त ये कोशिकाएं आजीवन शरीर में रक्त का उत्पादन करती है और ल्यूकेमिया आदि रोगों में इनका प्रत्यारोपण कर पूरी रक्त प्रणाली को पुनर्संचित किया जा सकता है। एमनियोसेंटेसिस गर्भवती महिलाओं में किया जाने वाला एक प्रसव पूर्व परीक्षण है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के जन्म दोषों जैसे डाउन सिंड्रोम तथा गुणसूत्र विषमता आदि की जांच की जाती है। इस परीक्षण के तहत विकसित हो रहे भ्रूण के चारों ओर विद्यमान उल्बीय द्रव की कुछ मात्रा निकालकर उसका विश्लेषण किया जाता है। इससे भ्रूण का लिंग परीक्षण भी किया जा सकता है। आनुवांशिक अभियंत्रण द्वारा रोग प्रतिरोध, वृद्धि वर्धन तथा जंतु क्लोनिंग पर सफलता मिल चुकी है, किंतु मानव क्लोनिंग का परीक्षण अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि यह विवादास्पद तथा प्रतिबंधित है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के प्रयोज्य एवं इसकी दैनिक जीवन में महत्ता को निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से समझा जा सकता है। जीनी विश्लेषण एवं संग्रह, डीएनए अणुओं को छोटे टुकड़ों में तोड़कर तथा इनका पुंजकीकरण
करके किसी भी जीव के संपूर्ण जीनोम का विश्लेषण किया जा सकता है और इसे जीनी संग्रह के रूप में कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया जा सकता है। ध्यातव्य है कि जीनोम एक प्राणी में पाए जाने वाले सभी जीनों के समुच्चय के लिए प्रयुक्त एक समूहवाचक शब्द है। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्र से है। मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि मानव जीनोम में लगभग 30,000 जीन होते हैं और इनमें से अधिकांश जीन्स का विश्लेषण कर लिया गया है। इससे मानव को गंभीर आनुवांशिक रोगों और अकाल मृत्यु से निजात दिलाने में सहायता मिलेगी। जीन्स का संश्लेषण। जीनोम द्वारा संश्लेषित संपूर्ण mRNA अणुओं को ट्रांसक्रिप्टोम कहते हैं। किसी विशिष्ट कोशिका से mRNA अणुओं को पृथक करके प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से इस पर DNA श्रृंखला का संश्लेषण करवाया जाता है। मानव रोगों के जीन्स का रूपांतरण व प्रतिस्थापन। उल्लेखनीय है कि मनुष्य के लगभग 3,000 रोग त्रुटिपूर्ण जीन्स के नियंत्रण में बने त्रुटिपूर्ण एंजाइमों के कारण होते हैं। जीन उपचार के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण जीन्स में अवांछित न्यूक्लियोटाइड्स के स्थान पर वांछित न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर अथवा जीनोम से अवांछित जीन्स को हटाकर तथा वांछित जीन्स को प्रविष्ट कराकर इन रोगों से निजात पाया जा सकता है तथा व्यक्ति के संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा मानसिक लक्षणों का नियंत्रण किया जा सकता है। ध्यातव्य है कि जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह बहुप्रभाविता कहलाता है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसीज का हंसियाकार कोशिका और रक्तता रोग, जिसमें आरबीसी का आकार हंसियानुमा हो जाता है। यह रोग एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। पादपों की उच्च प्रतिरोधकता। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों को उत्तक संवर्धन तकनीक से उगाया जाता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से उनमें नैसर्गिक जीनों के अतिरिक्त मनोवांछित जीन प्रविष्ट कराए जाते हैं। इससे उनमें मिट्टी की लवणता, सूखे कीटों व विषाणुओं आदि के संक्रमण को सहने या इनके प्रति प्रतिरोधकता की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। कपास के कीटरोधी पौधे आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा एक जीन बीटी जीन को निविष्ट कर निर्मित किया गया है। बीटी जीन मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु बैसिलस थूरिनजिएंसिस द्वारा तैयार किया गया है। बीटी जीन पौधों में अभिव्यक्त होकर कीटों की प्रतिरोधकता को उत्पन्न करता है, जिससे इनमें कीटाणुओं के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से जैव पीड़क नाशकों का निर्माण होता है, जैसे बीटी कपास, बीटी मक्का इत्यादि। बीटी बैगन आनुवांशिक अभियांत्रिकी से विकसित बैगन की नई किस्म है। इसमें बैगन में बैसिलस थूरिनजिएंसिस नामक जीवाणु के विशेष जीन को निवेशित किया जाता है, जिससे एक प्रकार का विष उत्पन्न होता है। यह बैगन में लेपिडोप्टेरोन कीटों जैसे ब्रिजल फ्रूट बोरर, सूट बोरर आदि के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। इस प्रकार बीटी बैगन फसल सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन ऐसी आशंका है कि बीटी विष से मानव स्वास्थ्य और जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ध्यातव्य है कि जीन अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी (GEAC) ने बीटी बैगन की व्यावसायिक खेती के लिए अक्टूबर 2009 में अनुमति प्रदान की थी, किंतु इसे लेकर जनाक्रोश अत्यधिक भड़कने के कारण सरकार ने 9 फरवरी 2010 को इसकी खेती के स्थगन की घोषणा कर दी थी। पादप जीन प्रारूप में परिवर्तन। पुनर्संयोजित एवं पूंजीकृत DNA को पादप जीन प्रारूप में प्रविष्ट करके टमाटर, तंबाकू, प्याज, मक्का, गेहूं, जौ, चावल, मटर आदि विभिन्न पादपों की लाभदायक व उत्कृष्ट किस्मों का विकास किया जा सकता है।
फ्लेवर्ड सेवर एक आनुवंशिक रूप से रूपांतरित टमाटर है। यह व्यावसायिक उद्देश्य हेतु उत्पादित पहली ऐसी आनुवंशिक रूप से अभियांत्रिकृत फसल है जिसे मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया था। इस टमाटर में ऐसा जीन डाला गया जो पकने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। इसके फलस्वरूप टमाटर पौधे पर ही लंबे समय तक रहकर पक सकते हैं, जिससे उनमें अधिक स्वाद होता है। साथ ही बाजार में स्थानांतरण की प्रक्रिया के दौरान वे दृढ़ रहते हैं। ध्यातव्य है कि पौधे पर पके फलों को बाजार में भेजने से हरे फलों को तोड़कर उन्हें कृत्रिम रूप से पकाने की प्रक्रिया से बचा जा सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट के वैज्ञानिकों ने जीएम सरसों का विकास किया है, जिसमें एक मृदा जीवाणु से 2 जीन प्रविष्ट कराए गए हैं जो इसमें पर परागण एवं संकरण को सुकर बनाते हैं। ये जीन पादप को अनेक किस्मों के पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध का गुण नहीं देते हैं। गोल्डन राइस सुनहरी चावल जैव प्रौद्योगिकी उपलब्धि है जिसके जन्मदाता प्रोफेसर इंगो पोट्रिक्स तथा डॉक्टर पीटर बेयर हैं। इस चावल का रंग सुनहरा होता है तथा इसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाले जीन डाला गया है जो हमारे शरीर में पहुंचने पर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। अब हमारा प्रश्न कोश है, थोड़ा सा प्रश्न कोश इस वीडियो में कर लेंगे और अगला बाकी जो बचेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 30 मिनट्स के लगभग वीडियो होना चाहिए, 5-10 मिनट कम या ज़्यादा हो सकता है। डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपर्युक्त बनाया है? 2 रज्जुकों की पूरकता। डीएनए प्रत्येक मानव कोशिका के केंद्रक में विद्यमान होता है। डीएनए का मुख्य कार्य आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण एवं उनका प्रेषण है। डीएनए की 2 रज्जुकों की पूरकता उसे इस कार्य हेतु सक्षम बनाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? प्लाज्मिड। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। एक जीवाणु की सभी सामान्य गतिविधियों का नियंत्रण इसके एकल गुणसूत्र और जीन के छोटे छल्ले पर निर्भर करता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक अलग जीव के गुणसूत्र को प्लाज्मिड में डाला जा सकता है। यह जीवाणु को एक नया पदार्थ बनाने की अनुमति देता है। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? उपर्युक्त सभी जीन के सम्मिश्रण, ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, यानी कि सभी से। जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव एवं जीन के मिश्रण उपर्युक्त तीनों से ही लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण होता है। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवांशिक इंजीनियरी जीनों को स्थानांतरित होने देता है। किसमें होने देता है? डी 1, 2 और 3। पौधों की विभिन्न जातियों में, जंतुओं से पौधों में, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। पुनर्योगज डीएनए तकनीकों द्वारा किसी जीवाणु के जीन को मक्के के पौधे में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस तकनीक द्वारा जीनों को पौधों की विभिन्न जातियों में तथा सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 के उद्देश्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर निम्न पुट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। डी सभी चारों सही है। विद्यमान भौतिक एवं बौद्धिक स्रोतों का सर्वाधिक उपकारक उपयोग। नवीन परिवर्तनीय प्रौद्योगिकी का विकास। प्राकृतिक संकटों को कम करने और उनसे निपटने हेतु पद्धति और प्रौद्योगिकी का विकास। बौद्धिक संपत्ति का प्रवर्धन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और नई पहलों को दिशा देने के लिए बंगलुरु में
90वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान 3 जनवरी 2003 को नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 की घोषणा की गई थी। इस नीति में मौजूदा भौतिक और ज्ञान संसाधनों के उचित इस्तेमाल, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन और उनसे उबरने के लिए नव प्रवर्तन तकनीकों और प्रणालियों के विकास, बौद्धिक संपदा के सृजन और प्रबंधन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लाभों और उपयोगों के बारे में आम जनता के बीच जागृति पैदा करने की रूपरेखा बनाई गई है। डॉली सर्वप्रथम क्लोन की नई स्तनी थी। डॉली पाथरी निषेचन द्वारा उत्पन्न की गई थी। ए सही है, आर गलत है। डॉली सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनी थी। डॉली नामक भेड़ के क्लोन का जनक स्कॉटलैंड स्थित रॉस लिन इंस्टीट्यूट में 5 जुलाई 1996 को इयान विल्मुट, कीथ कैंपबेल और उनके सहयोगियों के प्रयास से संभव हुआ था। वयस्क कायिक कोशिकाओं से जन्मा यह विश्व में किसी क्लोन स्तनधारी जीव का प्रथम क्लोन था। ध्यातव्य है कि वर्ष 2003 में फेफड़ों की बीमारी के कारण डॉली की मृत्यु हुई थी। डॉली को पारंपरिक क्लोनिंग तकनीक द्वारा विकसित किया गया था, न कि पात्रे निषेचन द्वारा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बांझपन दूर करने की कारगर तकनीक मानी जाती है। एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डॉली भेड़ के बारे में कौन सा तथ्य गलत है? तो गलत को छोड़ के पढ़ेंगे। डॉली की मृत्यु 2003 में हुई थी। फेफड़ों की बीमारी के कारण डॉली का निधन हुआ था। डॉली स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी। निम्न में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक प्रथम जीवित जीव है? डॉली। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? भेड़। NDRI करनाल, हरियाणा के वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस जानवर का दूसरा क्लोन विकसित किया? भैंस। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल के वैज्ञानिकों ने फरवरी 2009 में विश्व में भैंस के पहले क्लोन बछड़े समरूपा को विकसित किया था। NDRI के ही वैज्ञानिकों ने जून 2009 में भैंस के दूसरे क्लोन गरिमा का जन्म कराने में सफलता प्राप्त की थी। गरिमा 2 नाम है एक क्लोन्ड भैंस का। करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अगस्त 2010 में भैंस का गरिमा 2 नामक एक क्लोन विकसित करने में सफलता प्राप्त की थी। जनवरी 2013 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में क्लोन भैंस गरिमा 2 ने महिमा नामक एक स्वस्थ मादा बच्चे को जन्म दिया। कायिक कोशिका न्यूक्लीय अंतरण प्रौद्योगिकी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग किया है। जंतुओं की जननीय क्लोनिंग। कायिक कोशिका नाभिकीय अंतरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग जंतुओं की प्रजननीय प्रतिरूपण या जननीय क्लोनिंग द्वारा आनुवंशिक तौर पर अभिन्न पशुओं के निर्माण के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक दाता वयस्क कोशिका कायिक कोशिका से किसी नाभिक विहीन अंडे में नाभिक का स्थानांतरण करना शामिल होता है। परखनली शिशु के मामले में निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। जो मादाएं किन्हीं कारणों से प्राकृतिक गर्भाधारण में असमर्थ होती हैं, उनके अंडाणु का कृत्रिम निषेचन कराया जाता है, जिससे उत्पन्न शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। परखनली शिशु अंतःपात्र निषेचन विधि में डिंब और शुक्राणु का निषेचन, जो प्राकृतिक रूप से स्त्रियों में फैलोपियन नलियों में होता है, माता के शरीर के बाहर पैट्री पात्रों में कृत्रिम रूप से कराया जाता है। फिर उससे बने भ्रूण को 6 से 48 घंटे के भीतर महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कराकर संतान प्राप्त करते हैं। किस देश में पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सूअर उत्पन्न किया गया, जो अंदर बाहर सब हरा है? ताइवान। वर्ष 2006 में नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी के एक शोध दल द्वारा पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सूअर
उत्पन्न किया गया दमकते हुए हरे प्रोटीन के सूअर को भ्रूण में डालकर 3 नर ट्रांसजीनी सूअर पैदा किए गए। इन जॉर्ज नाम है विश्व के प्रथमतः क्लोन ऊंट का। दुबई स्थित ऊंट प्रजनन केंद्र में दुनिया की पहली मादा क्लोन ऊंट वर्ष 2009 में विकसित की गई थी। इस क्लोन ऊंट का नाम इन जॉर्ज रखा गया था। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? दुबई। ऊंट अस्पताल जो है कहाँ स्थित है? दुबई में है। दिसंबर 2017 में दुबई में ऊंटों के लिए एक खास अस्पताल खोला गया। यह विश्व का पहला ऊंट अस्पताल है। यह अस्पताल ऊंटों को महंगे और अत्याधुनिक इलाज उपलब्ध करा रहा है। दुबई में ऊंटों को संस्कृति का अहम हिस्सा माना जाता है और उन्हें बचाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बी सही है। क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। किसी भी जीवधारी से उसके जैसा हूबहू जीवधारी प्राप्त किया जाए तो इसे क्लोन कहते हैं। ये अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो सभी संदर्भों में अपने मातृ जीव के समरूप होते हैं। क्लोन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। एक समान जुड़वां क्लोन नहीं होते हैं, जबकि एक जीव के 2 क्लोन समान होते हैं। आनुवंशिक अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार करिए। इसका आंसर है डी 1, 2 और 3। रोग प्रतिरोध, वृद्धि वर्धन, जंतु क्लोनिंग जो कुछ सफलता के साथ परिलक्षित किए गए वे हैं रोग प्रतिरोध, वृद्धि वर्धन और जंतु क्लोनिंग। आनुवांशिक अभियंत्रण द्वारा रोग प्रतिरोध, वृद्धि वर्धन तथा जंतु क्लोनिंग आदि पर सफलता मिल चुकी है, किंतु मानव क्लोनिंग का परीक्षण अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है क्योंकि यह विवादास्पद तथा प्रतिबंधित है। वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? आंसर इसका क्या है? आंसर नेक्स्ट 1 और 3 सही है। उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है। उसकी मदद से पशुओं की रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती है। डीएनए अनुक्रम द्वारा आनुवंशिक रोगों जैसे अल्जाइमर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मेयोटोनिक डिस्ट्रोफी तथा जीनों की अक्षमता एवं उनमें उत्पन्न दोषों के चलते होने वाली कई बीमारियों का कारण ज्ञात कर उनका उपचार संभव हो सकता है। इसके द्वारा सभी मानव रोगों के कारण ज्ञात नहीं हो सकते हैं। तो इस वीडियो में, इस क्लास में इसको यहीं तक रहने देते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें।